29,410 सरकारी स्कूलों को बंद करने की, 27,308 शराब की दुकानें खुद का, 20,000 से 50,000 प्रति वर्ष वार्षिक फीस वसूलेंगे, विज्ञापनों पर 1,300 करोड़ रुपया खर्च किए। नमस्कार दोस्तों, सब देखिए में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहां लाखों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर अपने भविष्य को संवारते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये स्कूल ही गायब हो जाए? क्या यह सिर्फ एक नीतिगत फैसला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? आज हम खोलेंगे उस सच को जो सरकार नहीं चाहती है कि आप जानें। आइए सच्चाई की तह तक जाएं। 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जारी किया जिसमें 50 से कम नामांकन वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के नज़दीकी बड़े स्कूल में मर्ज करने की बात कही गई। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वह किसी न किसी रिसोर्स के साथ ही बताऊंगा और सारे सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। विपक्षी नेताओं और शिक्षक संगठनों का दावा है कि यह मर्जर नहीं बल्कि 5,000 से लेकर 29,410 सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, यह फैसला दलित, पिछड़े और गरीब बच्चों के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने इसे शिक्षा को नष्ट करने की साजिश बताया है। यह सारी चीजें द इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना यह किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के लिए सही नहीं है। आपके सांसद संजय सिंह ने इसे शिक्षा विरोधी नीति करार देते हुए कहा कि सरकार 27,308 शराब की दुकानें खोल सकती है, लेकिन स्कूलों के लिए पैसे नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 14 जुलाई 2025 के अनुसार मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें दावा किया गया कि यह नीति RTE एक्ट 2009 का उल्लंघन करती है, जिसके अनुसार जो हर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की गारंटी देता है। आज तक के रिपोर्ट के अनुसार आपको सारी रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस नीति को वैध ठहराया, लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या यह वाकई बच्चों के हित में है या इसके पीछे कुछ और ही मंशा है? क्या स्कूल को बंद करना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है या इसके पीछे सत्ता की गहरी रणनीति है? आइए कुछ संभावनाओं पर गौर करते हैं। ये क्या हो सकती हैं? वोट बैंक की रणनीति हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं और सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर हैं। इन समुदायों को शिक्षा से वंचित रख करके उनकी सामाजिक आर्थिक प्रगति को रोकी जा सकती है, जिससे वे सत्ताधारी दल पर निर्भर रहें। प्रियंका गांधी ने इसे दलित पिछड़ों के खिलाफ साजिश बताया है। द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार जो 15 जुलाई 2025 को छपी थी। मैं सारा रिपोर्ट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक साजिश और हो सकती है कि विपक्ष को कमजोर करने की साजिश हो सकती है। शिक्षा की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता कम होगी, जिससे विपक्षी दलों को समर्थन जुटाने में मुश्किल होगी। अखिलेश यादव ने इसे PDA अर्थात पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पे ढकेलने का प्रयास कहा है, द इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। यह एक इकाई है जहां से विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। निजीकरण का समर्थन भी हो सकता है। स्कूल बंद होने से निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें से कई प्रभावशाली नेताओं और उनके करीबी बिजनेसमैन के स्वामित्व में है। क्या यह सत्ताधारी दल के लिए आर्थिक और राजनीतिक समर्थन जुटाने का तरीका है? जरा गौर करिएगा, आंकड़े क्या कहते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रति छात्र शिक्षा पर खर्च केवल 9,167 रुपया प्रति वर्ष है, जो कि राष्ट्रीय औसत से यानी 12,768 रुपया से काफी कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार ये मैं आपको बताया। यह सवाल उठता है, क्या सरकार जानबूझ के शिक्षा को कमजोर कर रही है ताकि फायदा किसे होगा? निजी स्कूलों के मालिकों को होगा। निजीकरण का खेल हो सकता है। सरकारी स्कूल बंद होने से अभिभावक निजी स्कूलों पे बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो पहले ही अपनी फीस दोगुनी कर चुके हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, निजी स्कूल अब शिक्षा का मंदिर नहीं, शोषण का केंद्र बन गए हैं। निजीकरण के उदाहरण में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में निजीकरण 2000 के दशक में हरियाणा में कई सरकारी स्कूलों के निजी हाथों में दिया गया। नतीजा यह हुआ कि फीस में 200 से 300% की वृद्धि हुई और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। द हिंदू बिजनेस लाइन के रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में सरकार ने मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में देने की योजना बनाई, जिसका जनता और संगठनों ने विरोध किया क्योंकि इससे गरीबों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा को प्रभावित करने का ये भी जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो दिल्ली में स्कूलों का निजीकरण, दिल्ली में कई सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थानों को सौंपा गया है, जिसके बाद फीस में 150% तक की वृद्धि देखी गई। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार संभावित परिदृश्य क्या हो सकता है, इसके बारे में अब जरा पूरी व्यवस्थित ढंग से समझिए कि संभावित परिस्थिति क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बंद होने वाले स्कूलों की जमीन और संसाधन बड़े बिजनेसमैन आने वाले टाइम में खरीद सकते हैं। ये बिजनेसमैन फिर उसी स्कूल को निजी स्कूल में बदल करके और निजी स्कूल खोलेंगे, जिसका 20,000 से 50,000 प्रति वर्ष वार्षिक फीस वसूलेंगे और गरीब परिवार वहन नहीं कर सकते। इससे शिक्षा केवल अमीरों की पहुंच में रह जाएगी। प्रभाव क्या हो सकता है? सामाजिक असमानता बढ़ेगी और शिक्षा एक व्यापार बन जाएगी। क्या सरकार की मंशा यही है कि शिक्षा को मुनाफे का साधन बनाया जाए? सोचने वाली बात। आप गौर से सोचिए। सरकार का कहना है कि कम नामांकन होने की वजह से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। ये मर्जर नहीं है, मर्जर तो एक शब्द है, अथवा बंद किए जा रहे हैं। इसको सीधा समझिए, स्कूलें बंद किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कई देश हैं जो शिक्षा को महत्व देते हैं और कम नामांकन होने के बावजूद भी शिक्षा पर खर्च करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, फिनलैंड 6.8% अपनी जीडीपी का खर्च करता है शिक्षा पर। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे स्कूलों को सब्सिडी देता है, आधुनिक सुविधाएं देता है, डिजिटल कनेक्टिविटी दी जाती है। नतीजा PISA स्कोर 520 यानी कि 520, जो दुनिया में सबसे ऊंचा है। OECD के ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्यूबा 12.1% यानी कि 12.1% जीडीपी का अपने शिक्षा पर खर्च करता है। छोटे ग्रामीण स्कूलों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान किए जाते हैं। नतीजा 99.8% साक्षरता दर और विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, न्यूजीलैंड ने रिमोट स्कूल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें छोटे स्कूलों को डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। 2023 में 95% ग्रामीण स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट था। एजुकेशन रिव्यू ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी आपको दी जा रही है। जापान 3.5% अपने जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन ग्रामीण स्कूलों को विशेष अनुदान और शिक्षक भर्ती के लिए प्रोत्साहित देता है। नतीजा
99% साक्षरता दर और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 शिक्षा प्रणाली में इसको गिना जाता है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार यह रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ये देश साबित करते हैं कि कम नामांकन कोई बहाना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1.93 लाख यानी कि 1.93 लाख शिक्षक पद खाली हैं, फिर भी सरकार स्कूल बंद कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 जुलाई 2025 के रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी आपको दी जा रही है। क्या सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं बल्कि कुछ और है? इस पे गौर से विचार करिए। भारत में कितने अनावश्यक खर्च हो रहे हैं और सरकार कह रही है कि शिक्षा पे ज़्यादा खर्च हो रही है, इसीलिए हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। शिक्षा पर क्यों नहीं खर्च हो सकती है? जब शिक्षा की बात आती है तो सरकार कहती है कि खजाना खाली है, लेकिन खर्चों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अनावश्यक खर्चों के लिए कोई कमी नहीं है। आप जरा सा नजरें उठा करके अपना देखेंगे, विचार करेंगे तो अनावश्यक जो खर्चे हैं ना, उसके लिए कोई कमी नहीं है सरकार के पास। मूर्तियां बनाने के लिए और स्मारक बनाने के लिए सरकार के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन शिक्षा पे कोई खर्च नहीं है। 2018-2023 में सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 2,900 करोड़ रुपए और अन्य स्मारकों पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। विज्ञापन और प्रचार पर 2023 और 2022 में केंद्र सरकार ने विज्ञापनों पर 1,300 करोड़ रुपया खर्च किए, जिसमें डिजिटल और मीडिया कैंपेन शामिल थे। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डिस्क्रिप्शन में मैं रिपोर्ट और लिंक में शेयर कर दूंगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में 1,200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें सजावट, आतिथ्य और प्रचार शामिल था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा पे खर्च करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन शराब की दुकानें खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास भरमार पैसे हैं। आपको मैं बता दूं कि 27,308 नई शराब की दुकानें खोली गई हैं, लेकिन शिक्षा बजट केवल 3.2% जीडीपी के लिए है, जो कि NEP 2020 के 6% वाले लक्ष्य से बहुत कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसके उलट उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूलों ने 2020-21 में बुनियादी ढांचों के लिए स्वीकृत 748 करोड़ रुपए में से 6.7 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। बताइए, जबकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। सवाल यह है कि अगर सरकार मूर्तियां, विज्ञापनों और शराब की दुकानों पर अरबों खर्च कर सकती है, तो बच्चों की शिक्षा पर क्यों नहीं? यह सवाल आपको पूछना चाहिए। यह समय चुप रहने का नहीं है, आवाज उठाने का है। उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारा भविष्य हैं और हम उनके स्कूल बंद होने नहीं दे सकते हैं। लाखों सपने टूट जाएंगे। हमारी मांगों को सरकार को समझना चाहिए। सभी जनता को एकजुट होना चाहिए। स्कूल को बंद न करें, बल्कि उनकी बुनियादी ढांचे और शिक्षक भर्ती को मजबूत करें। शिक्षा बजट को NEP 2020 के 6% अब GDP के लक्ष्य तक बढ़ाएं, तब शिक्षा स्तर में सुधार हो सकता है। और अपनी बुनियादी ढांचे जब सुधारेंगे, तभी तो आम जनता अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएगा और पढ़ाएगा अपने बच्चों को। निजीकरण के बजाय सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अनावश्यक खर्चों को रोकना चाहिए और शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। एक्स पर लोग कह रहे हैं कि मधुशाला नहीं चाहिए, पाठशाला चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुल रही हैं, सरकार सब्सिडी दे रही है। संजय सिंह ने स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है, कहा है कि हम शराब की दुकानें नहीं, स्कूल चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए हम इस साजिश के खिलाफ एकजुट हो और यह वीडियो शेयर करिए। सेव आवर स्कूल्स हैशटैग के साथ उत्तर प्रदेश के बच्चे आपकी आवाज़ का इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक क्रांति की शुरुआत है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ें। जय हिंद, जय भारत।